ये कहानी एक कवि कवा की है जिसमें बहुत प्यार होता है। वो दोनों पति पत्नी हर वक्त ही संतान की और अंडों की ख्वाहिश में रहते हैं। कवि तो कितनी कितनी देर बैठ के तन्हा ये सोचती रहती है कि मेरे यहाँ भी संतान होती तो कितना ही अच्छा होता। और तो और अब तो उसको ये डर रहने लगा था कि कहीं उसका पति कालू कोई दूसरी शादी ही ना कर ले। बस एक रात वो सो रही होती है कि उसे सपना आता है। कालू जी, मुझे नहीं रहना उस बुढ़ी बांझ के साथ। अब मैं आपकी जिंदगी में आ गई हूँ ना, अब दफा करें उसको। हाँ हाँ सोनी, ठीक कहती हो तुम। तुम्हारे होते हुए उस बुढ़ी बांझ का क्या काम मेरी जिंदगी में। बस मैं ऐसे ही करूंगा। और हाँ, जितनी भी जायदाद उसके नाम है वो सारी मुझे मेरे नाम पे चाहिए, फिर मैं खुश रहूंगी आपके साथ। सोनी जी, आप फिक्र ही ना करें। सारी जायदाद का बंदोबस्त तो मैंने पहले ही कर लिया। उस बुढ़ी बांझ को क्यों देने लगा मैं सब कुछ। गोरी एक झटके में ही उठ जाती है। उफ, तो ये सपना था। शुक्र है ऊपर वाले तेरा कि ये सपना ही था। हाँ हाँ, सपना ही तो था। सच में कालू मुझे धोखा देने का तो कभी सोच भी नहीं सकता। गौरी मन में ऐसा सोचती है, लेकिन उसे क्या पता था कि सच में भी उसके साथ ऐसा होने वाला है। यहाँ कालू घंटों बैठ के देखता रहता दूसरे पंछियों को अपने बच्चों के साथ खेलते और उनको मुख्तलिफ किस्म के भोजन देते हुए। अब तो ये कालू का रोज का काम हो गया था। वो भोजन लेने के लिए जाता और वापसी पे नदी के किनारे बैठ के कबूतर को अपने बच्चों से और पारो चिड़िया को अपने बच्चों से, जबकि मिट्ठू तोते को और बाकी सब पक्षियों को अपने बच्चों से खुश होते और उन्हें भोजन देते देखता। नदी के किनारे बैठा मायूस कालू एक एक पक्षी को अपने बच्चों के साथ रंगलीलियां करता देखता और दिल मन ही मन में ये सोचता कि उसकी भी संतान होती तो आज वो भी अपने संतान के साथ खुशियां मनाता। जैसे ही शाम ढलती है तो कालू उड़ता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो तो गोरी के लिए कोई किस्म का भोजन भी ना लेके जाता था। शुरू में तो उसको गोरी से बहुत प्यार था और उसकी तो मोहब्बत की शादी थी, लेकिन अब तो उसका दिल ही ना लगता था गोरी में। कालू जी, आप आज भी मेरे लिए भोजन नहीं लेके आए। मैं तो पूरा दिन आपका इंतजार करती रहती हूँ। मैं नहीं लेके आऊंगा तुम्हारा भोजन। तुम अपना भोजन खुद ही लेके आया करो। घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ती रहती हो। जा नहीं सकती अपना भोजन लाने के लिए। कालू जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। सिर्फ आप थोड़ी ना कि मेरे लिए भोजन लेके आएंगे। हर पति ही अपनी पत्नी के लिए भोजन लेके आता है। मैं जानती हूँ अब आप पहले से कालू नहीं रहे। पता नहीं आपको क्या हुआ है। अभी वो यही बातें ही कर रहे थे कि कालू की बुआ आ जाती है और आके दरवाजे पे दस्तक देती है। कालू, अरे ओ कालू, हो घर में? ये दरवाजा खोलो, देख तो तेरी बुआ आई है, दरवाजा खोल। कालू जल्दी से दरवाजा खोलता है और बुआ अंदर आ जाती। अरे बुआ जी, आज तो आपने दिल खुश कर दिया। बड़े दिनों बाद आप आई हैं। खैर तो है ना, सब ठीक तो है बुआ जी? मैं तो तुझे ये कहने आई हूँ कि मेरे पड़ोस में एक कवि रहती है, उसको शादी की जरूरत है। तो तेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है तो उससे शादी कर ले। अरे बुआ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप एक औरत होके औरत पर किस तरह से ये जुल्म कर सकती हैं? आप मेरे ऊपर सौतन लाने की बात कैसे कर सकती हैं? 1 साल से इंतजार किया है, तू हमारे परिवार को ना आगे बढ़ा सकी। अब शादी तो कालू को करनी ही होगी हर सूरत। हाँ हाँ बुआ जी, संतान की इच्छा तो हर पक्षी के मन में होती है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। 1 साल से तो मैंने भी इंतजार किया है। गोरी बहन, आप नदी के किनारे इस तरह से बैठ के क्यों रोए जा रही हो? क्या बताऊं मैं तुम्हें पारो बहन, वो बुढ़ी मर्रे बुढ़ी वो कालू की दूसरी शादी करवा रही है। कालू की बुआ, उसकी बात कर रही हूँ। दूसरी शादी करवा रही है उसकी। और वो कालू मेरा पति, उसने तो इतनी भी शर्म हया ना की, मेरे सामने ही अपनी बुढ़ी बुआ को हाँ कर दी। कल सुबह सवेरा होते ही जाएगा और अपनी दूसरी पत्नी को लेके आएगा घर में। अरे संतान का होना या ना होना हम पक्षियों के हाथ में थोड़ी ना होता है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है किसको कितनी संतान दे और किसको दे ही ना। चलो अब आप रोना बस करो। ये रोना तो अब पूरी जिंदगी का है। मैं जानती हूँ आपने सुबह से ही कुछ नहीं खाया। ये थोड़ा अनाज है जो आप खा लो। कालू जी, क्या आप वो दिन भूल गए जब हमारा विवाह हुआ था और आपने कितने वादे किए थे मुझसे? हाँ हाँ, लेकिन पापा बनने की ख्वाहिश तो मेरे भी मन में है।
लेकिन ये मेरे हाथ में तो नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो जिसको दे या जिसको ना दे। अब छोड़ो ये बातें और बताओ मेरी पगड़ी और सेहरा कहाँ है? सुबह सुबह ही मैंने जाना है। सुबह होते ही कालू अपनी दुल्हे वाली पगड़ी और सेहरा पहन के अपनी बुआ के यहाँ निकल जाता है। वो तो कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गया था और तैयार होके ही चला जाता है। अरे कालू, कुछ सब्र नहीं कर सकता था? तू तो सुबह सुबह होते ही आ गया, इतनी भी क्या जल्दी थी तुझे आने में? वो बुआ जी, मैंने कहा मुझे आने में देर ना हो जाए, इसलिए सारी तैयारी तो मैंने रात को ही कर ली थी। चल अच्छा ठीक है, सोनी को भी मैंने बता दिया था। चल वहां चलते हैं, वो भी तैयार होके ही बैठी होगी। चल चलते हैं उधर। हाँ हाँ बुआ जी चलो, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा, पता नहीं कैसी होगी मेरी दुल्हन। फिर वो दोनों उड़ते हुए सोनी के यहाँ जाने लगते हैं। कालू ज्यादा ही तेज उड़ रहा था, उसको तो कुछ ज्यादा ही खुशी थी। अरे ओ कालू, अरे कल मोहे, मैं इतना तेज नहीं उड़ सकती, रुक तो जरा आहिस्ता उड़। अच्छा तो आप हो कालू जी? कालू जी, मुझे मकाई के दाने बहुत पसंद हैं और मिठाई की तो मैं दीवानी हूँ, दीवानी। मैं मिठाई भी खाती हूँ। सोनी जी, आप तो अपने नाम से भी ज्यादा सुंदर हो, आप फिक्र ना करो, मैं आपके लिए तरह तरह के भोजन लेके आया करूंगा। और हाँ, मैं ज्यादा सुनने सुनाने की कायल नहीं हूँ, आप अपनी पत्नी को समझा के रखना। गुस्से में तो मैं फिर बड़ी तेज हूँ, फिर ऐसा ना हो कि वो अपनी जान ही गंवा बैठे मेरे हाथों। सुन रहे कालू, अगर आराम से रहे तो रखना, वरना दो लगा के भगा देना उस बुढ़ी बांझ को। बुआ जी और सोनी जी, आप चिंता ना करो, अगर वो सही तरह से रही तो ठीक है, वरना दो चार लगा के भगा दूंगा उसको घर से। इधर गौरी नदी के किनारे बैठी होती है कि वहां पे मिट्ठू और पारो चिड़िया उड़ते हुए उसके पास आते हैं। गौरी, मिट्ठू बता रहा था कि कालू भैया सुबह ही सुबह दुल्हा बने कहीं उड़े जा रहे थे, क्या ये सच है? मैं तो यकीन ही नहीं कर सकती थी। हाँ हाँ पारो और मिट्ठू, ये बिल्कुल सच है। रो रो के मेरी तो हालत ही खराब हो गई है, मुझे सुबह से उल्टी हो रही है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप गर्भवती हो। जब पहली बार मैं भी गर्भवती हुई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहली बार जब हम मामा पक्षियों को अंडा होने वाला होता है तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। क्या पारो बहन, आप सच कह रही हैं? पारो उसे कहती है कि आप अभी ये वाली बात बिल्कुल भी कालू को मत बताना, मैं खुद उसे अपने तरीके से बताऊंगी। फिर पारो, मिठू तोता और गोरी कवि गौरी के घर चले जाते हैं। गौरी तो इस खबर को सुनने के बाद सारे ही दुख भूल गई थी और वो तो अपनी माँ बनने की खुशी में फूले न समा रही थी। जैसे ही वो सब घर में पहुंचते हैं तो वहां पर सोनी कवि उससे कहती है, सुनो सौतेन जी, मेरे से बच के रहना, मैं तो गुस्से की बहुत तेज हूँ और कालू जी अब से मेरा ही भोजन लाया करेंगे, तुम अपना बंदोबस्त खुद करना। मिठू तोता कहता है, कालू तुम्हारी पत्नी तो बहुत तेज है और साथ के साथ बदतमीज कवि भी है, मुझे तो नहीं लगता कि तुमने इससे शादी सिर्फ संतान के लिए की है। अरे छोड़ो छोड़ो, इन सब बातों को छोड़ो, चलो तुम मेरी शादी की खुशी की मिठाई खा के जाना। हमें नहीं खानी तुम्हारी शादी की मिठाई, चलो पारो यहाँ से चलते हैं। ये कहते हुए पारो चिड़िया और मिठू तोता वहां से उड़ जाते हैं। वो मन ही मन में सोचते हैं कि गौरी का पता नहीं अब क्या बनेगा, गौरी की सौतन तो बहुत तेज और बदतमीज है। उनके जाने के बाद गौरी कहती है, पति जी मैं अब से आपका और सोनी दोनों का ही भोजन लाऊंगी, बस आप मुझे छोड़ना मत। ठीक है, तुम अब मेरा और मेरी पत्नी का दोनों का ही भोजन लाओगी। अगर तुमने सोनी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो दो चार लगा के निकाल दूंगा तुम्हें घर से। अगली सुबह जब कालू कौवा पानी पीने नदी के पास जाता है तो पारो कहती है, कालू भैया गौरी माँ बनने वाली है। क्या 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 क्या? पारो बहन, ये तुम क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं कुछ। अरे कालू भैया, अब गौरी माँ बनने वाली है, उसको अंडा होने वाला है, अब उसका बहुत ख्याल रखना है आपको। पारो, ये तो तुमने मुझे बहुत खुशी की खबर सुनाई है, मैं अब से उसका भोजन भी लेके आया करूंगा और बहुत ख्याल रखूंगा उसका। अगले दिन जब गौरी उससे कहती है, पति जी मैं आपका भोजन लेने के लिए जा रही हूँ, तो कालू कहता है,
अरे नहीं नहीं गोरी, अब से तुम्हारा भोजन मैं ही लाया करूंगा, तुम सिर्फ आराम करो। सोनी कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप पति जी? आप मेरा भोजन लेके आएंगे या इस कलमोई का लेके आएंगे? ये तो अपना भोजन खुद ही लाएगी, बल्कि हमारा भोजन भी यही लाए। नहीं सोनी, अब से भोजन सिर्फ मैं ही लाया करूंगा, क्योंकि गोरी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं पिता बनने जा रहा हूँ। तो आप ये जान गए पति जी, बहुत खुशी की बात है कि आप मेरे लिए भोजन लेने जाया करोगे। अच्छा अच्छा, अब बस कर दो ये बातें, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है और मेरे जिस्म में भी दर्द हो रहा है, मैं तो चली सोने के लिए। मेरा भोजन भी लेके ही आना कालू जी। सोनी तो बिल्कुल चुप हो जाती है, यूं लगता है उसके पैरों के थल्ले से तो जमीन ही निकल गई। अरे सोनी, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम क्यों बैठोगी घर में? चलो हम इकट्ठे ही भोजन की तलाश करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सोनी सोचती है, सोच सोनी सोच, तुझे भी कोई ना कोई नाटक तो रचाना ही होगा, वरना सारा प्यार और सारे कालो जी की तवज्जो तो सिर्फ वही गोरी ही ले जाएगी। आज से मैं भी कोई ऐसा ही नाटक रचाऊंगी। वो बैठी यही सोच रही होती है कि कालू वहां पर भोजन लेकर आ जाता है। जैसे ही कालू आके बैठता है तो उसको उसी वक्त ही सोनी कहती है, कालू जी मुझे सुबह से मतली हो रही है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। मेरी माँ कहती है कि इस तरह से औरत माँ बनने वाली होती है। क्या सच में? इसका मतलब मैं एक बच्चे का नहीं बल्कि दो दो बच्चों का पिता बनने जा रहा हूँ। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कालू जी मैं बेड रेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने भी पहले बच्चे की बारी बेड रेस्ट ही किया था। ऐसा ना हो फिर मेरा अंडा होने से पहले ही खत्म हो जाए। हाँ हाँ सोनी, तुम इस बात की चिंता ही मत करो, मैं तुम दोनों का भोजन ले आया करूँ। अच्छा अच्छा, अब ठीक है, कितनी बातें यहाँ बैठ के करोगे, चलो अब घर चलते हैं, मुझे चक्कर भी बहुत हो रहे हैं। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं। जाते हुए कालू तो फूले नहीं समा रहा था और वो सोच रहा था कि वो तो दो दो बच्चों का पिता बनने वाला है। दूसरी तरफ पारो और मिट्ठू अपना अपना भोजन लेके गौरी के यहाँ आ जाते हैं। वो दोनों अपना अपना भोजन गौरी के घोंसले में डाल देते हैं और गौरी से कहते हैं, गौरी बहन अब से आप बिल्कुल भी चिंता ना करना, भोजन का भोजन हम आपको ला के दिया करेंगे, आप आराम करो। चिड़िया बहन, मिट्ठू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिसको आप जैसे दोस्त मिले हैं। अरे नहीं नहीं गौरी बहन, आखिर दोस्त ही तो दोस्तों के काम आते हैं, फिर दोस्ती का ही क्या फायदा अगर काम ना आए। वो अभी यही बातें कर रहे होते हैं कि वहां पर कालू और सोनी भी उड़ते हुए आ जाते हैं। कालू भी अपना भोजन गौरी के घोंसले में डाल देता है। कालू तो उनके पास ही आके बैठ जाता है, लेकिन सोनी पीछे खिड़की में जाके बैठ जाती है। अच्छा हुआ कि आप सभी मुझे यहीं पर मिल गए। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सोनी भी माँ बनने वाली है। मिट्ठू कहता है, ये तो बहुत तेज कवि है, पता नहीं माँ बनने भी वाली है कि नाटक कर रही है। नहीं 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 नहीं, तो नाटक कैसा, मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ, ऐसे ऐसे मत कहो। अरे नहीं नहीं सोनी, तुम तो डर ही गई, मिट्ठू भैया तो मजाक कर रहे थे। बस ठीक है, अब हम दोनों बहनें एक साथ ही माँ बनेंगी, एक साथ हम अंडा देंगी और माएँ भी बनेंगी। हाँ हाँ, मैं तो मजाक ही कर रहा था। चलो पारो, अब बहुत देर हो गई है, हम यहाँ से चलते हैं। ये कह के मिट्ठू और पारो वहां से उड़ जाते हैं और वो उड़ते समय ये सोच रहे होते हैं कि सोनी तो बहुत झूठी है, लगता नहीं कि उसको अंडा होने वाला है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गौरी अंडा देती है। कालू कहता है, गौरी आज तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली है। हाँ हाँ कालू जी, मैं भी बहुत खुश हूँ, माँ बनने की खुशी तो सच में बहुत बड़ी होती है। सोनी तो बहुत दुखी हो जाती है, एक तो सौतन के बच्चे का दुख और दूसरा अपना झूठ पकड़े जाने का डर। गौरी कहती है, सोनी तुम्हारे अंडे को कितना वक्त है, हम दोनों ने एक साथ ही तो अंडा देना था। अभी कुछ दिन है, अब बस कर दो, चुप कर जाओ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ।
कुछ दिन बाद जब कालू नदी के पास पानी पीने आता है तो पारो से कहता है, पारो बहन, मुझे तो सोनी की समझ ही नहीं आ रही। अंडा तो देती ही नहीं है, बस खाती ही रहती है, खाती रहती है। कितना भोजन ला ला के दूं मैं इसको। सच पूछो तो मैं तो शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। गोरी ने तो अंडा भी दे दिया है और मेरा इतना ख्याल भी रखती है। सच बताऊं कालू भैया, तो मुझे पहले ही दिन से इसकी माँ बनने पे शक था। अब आज मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी और आज ही के दिन मैं आपको बता दूंगी कि ये माँ बनने वाली है भी सही कि नहीं। चलें अब हम आपके घर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। फिर पारो और कालू उड़ते हुए कालू के घर में जाने लगते हैं। पारो ने अपने मन में प्लान बना लिया था कि आज तो वो भी निकाब करके ही रहेगी सोनी को। गोरी और सोनी घर में बैठी होती हैं कि वहीं पे पारो चिड़िया और कालू कौवा भी उड़ते हुए आ जाते हैं। गोरी कहती है, पारो बहन, आज तो पूरा दिन मैं अपने अंडे पर ही बैठी रही हूँ। पारो कहती है, हाँ गोरी बहन, इस तरह से आपका बच्चा जल्दी निकल आएगा अंडे से। सोनी बहन जरा चलो तो आज मैं आपको चील दीदी के पास चेकअप के लिए लेके जाती हूँ। चील दीदी बहुत अच्छा चेकअप करती है, वो बता देगी कि आपका अंडा कब आना है। गोरी समझ जाती है। हाँ हाँ सोनी, जाओ जाओ, इस तरह से तो ये भी पता चल जाएगा कि नॉर्मल डिलीवरी तो है ना, कहीं ऑपरेशन तो नहीं है। ऑपरेशन के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं। कालू कहता है, हाँ हाँ जाओ सोनी, चील दीदी बहुत समझदार डॉक्टर है, वो तुम्हारा बहुत अच्छा चेकअप करेगी। पारो बहन तुम्हें लेके जाएगी, इस तरह से ये भी पता चल जाएगा कि मेरा अंडा ठीक तो है ना, उसमें कोई मसले तो नहीं है। जाओ इसके साथ जल्दी से हो आओ। अब सोनी समझ जाती है कि उसका नाटक आगे नहीं चलने वाला। वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मुझे माफ कर दे, मैं माँ नहीं बनने वाली, मैं बांझ हूँ। मेरे पहले पति ने मुझे इसीलिए ही छोड़ा था। बुआ जी के कहने पे मैंने ये शादी कर ली। मुझे घर से मत निकालना, मैं आपके भी भोजन लाया करूंगी। फिर पारो कहती है, कालू अब इस बेचारी को घर से न निकालना, आपकी बुआ का कसूर है। इस बेचारी की इसमें कोई गलती नहीं है। 2 वक्त का भोजन इसको भी देते रहना और एक छत का तो इसका हक बनता ही है। अरियो बुलबुल की बच्ची, जरा अपने शरारती बेटे को लेके घर से बाहर तो आ। क्या हो गया है गोरी, क्या कान के पर्दे फाड़ोगी? मेरे घर के पास बैठ के इतना शोर क्यों डाल रही हो? तेरे इस शैतान बेटे ने आज मेरे बेटे को जग्गू को बहुत मारा है। बर्फ के गोले बना बना के उसके सिर में मारे हैं। अरे ओ शैतान, अगर आइंदा के बाद मेरे बेटे को तूने मारा तो यहीं बर्फ में ही गाड़ दूंगी तुझे। हे देखो तो ये मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी। आओ दोस्तों देखो, खुद तो झूठी है ही, बेटे को भी झूठा बना रही है। तू मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी तो मैं यहाँ बैठ के क्या तमाशा देखती रहूंगी? तेरे बेटे ने झगड़ा शुरू किया था, जैसी तू है वैसा ही तेरा बेटा है। गोरी और बुलबुल का झगड़ा देख के बाकी के पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों रे जग्गू, क्या ये सच कह रही है बुलबुल? क्या झगड़ा तूने शुरू किया था? नहीं नहीं माँ, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आराम से बैठा हुआ था, इसी पुन्नू ने ही आके मेरे साथ झगड़ा शुरू किया था। सुन लिया बुलबुल की बच्ची और पुन्नू, तूने सुन लिया, मेरे बेटे ने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया था, तूने ही झगड़ा शुरू किया है। नहीं आंटी, जग्गू झूठ बोल रहा है। मैं तो आराम से बैठ के खेल रहा था और इसने आके मेरे सिर में बड़े बड़े बर्फ के गोले डालना शुरू कर दिए। आप मेरे सिर पे देख लें, इतना मोटे मोटे से गोले बन चुके हैं। इसने ही मुझे मारना शुरू किया और फिर जवाब में मैंने भी इसको मारा। अरे अरे शांत हो जाओ गोरी और बुलबुल, तुम दोनों शांत हो जाओ। ये झगड़ा मैं अपनी आंखों से खिड़की में बैठ के देख रही थी। इससे पहले कि मैं घर से बाहर आती ये दोनों अपने अपने घर चले गए। पुन्नू ठीक कह रहा है, जग्गू ने ही झगड़ा शुरू किया था। उसने बड़े बड़े गोले बना के पुन्नू के सिर में मारे। जग्गू के बच्चे, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चल घर में तुझे बताती हूँ चल के। चलो रे बाकी के पक्षियों, यहाँ कोई तमाशा लगा है, तुम लोग भी अपने अपने घरों को जाओ। इधर रात हो जाती है, सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। माँ, ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं। अपनी अपनी रजाई पहन के सोए रहो अपने नरम नरम बिस्तरों में और गरम गरम बिस्तरों में, और साथ में चाय पकौड़ों का मज़ा ही अलग है। हाँ बेटा, तभी तो हम लोग अपना सुंदरवन जंगल छोड़ के पहाड़ों में रहने आ जाते हैं। सर्दियों में सर्दियों का मज़ा अलग ही होता है। सुबह हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घरों के आगे इकट्ठे होते हैं।
दोस्तों, इस मौसम में यहाँ भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम सबको इकट्ठे ही भोजन की खोज करनी होगी। मुझे सबसे ज्यादा बोर और बुरा काम यही भोजन की खोज करना ही लगता है। रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें वक्त ना गंवाते हुए जाके भोजन की खोज करनी चाहिए। अरे अरे मीनो, ये तो तैयार हो गए तुझे ले जाने को। ऐसा करती हूँ, कोई ना कोई बहाना करती हूँ। अरे अरे मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। कब से मेरे पैरों में दर्द है। ये तो एक बहाना है मीनो मौसी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि मेरा बर्फ में खेलने का बहुत दिल कर रहा है। अरे यो गोरी की बच्ची, एक लगाऊंगी तेरे मुंह वाले। दर्द है तो कह रही हूँ, झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। नहीं नहीं मीनो मौसी, तुम तो बुरा ही मान गई। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम फिक्र ना करो, आराम करो, हम सब मिलकर तुम्हारा भोजन भी लेके आएंगे। बस फिर मीनो मौसी को छोड़ के सभी पक्षी वहाँ से भोजन की खोज को उड़ जाते हैं। अरे अरे मजे आए, मैं तो कूदूंगी, गाऊंगी, नाचूंगी। इधर पक्षियों को उड़ते उड़ते काफी देर हो गई होती है। वो आगे जाके एक बड़े पेड़ को देखते हैं और बड़े पेड़ को देखते ही वो आराम करने के लिए उस पेड़ पे बैठ जाते हैं। ओफो, थक गई मैं तो। इतनी देर उड़ने के बाद भी हमें भोजन नहीं मिला। मुझे लगता है हमें लौटना चाहिए। लेकिन अगर घर लौट गए तो खाएंगे क्या? अभी तो हमें कोई किस्म का अनाज मिला ही नहीं। गौरी ठीक कहती है दोस्तों, शाम हो गई है, लौटते लौटते रात हो जाएगी। हाँ चलो, अब हम सब घर को चलते हैं। फिर वो सारे पक्षी उड़ के वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह वो फिर से इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, यहाँ तो अनाज मिलता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ हमें वापस सुंदरवन जंगल ही लौट जाना चाहिए। क्यों ना हम थोड़ा दूर जाके खोज करके देखें। यहाँ करीब में कुछ नहीं मिलता तो क्या पता दूर से कुछ मिल जाए। मीनो मौसी की बात बिल्कुल ठीक है। चलो दोस्तों, अब कुछ दूर जाके देखते हैं। फिर वो सभी पक्षी फिर से वहाँ से उड़ते हैं। इस बार वो बहुत दूर जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से काफी आगे चले जाते हैं, लेकिन आगे जाके भी उन्हें कहीं से अनाज नहीं मिलता। आखिरकार थक हार के वो फिर से एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। लगता है हमारे नसीब में यहाँ का अनाज है ही नहीं। चलो दोस्तों, चलते हैं। इतनी देर में कालू की नजर दूर एक घर पे पड़ती है जहाँ पे आग जल रही होती है। अरे दोस्तों, वो देखो, वहाँ कुछ है, वहाँ कोई घर है। चलो हम उधर चलते हैं। समय ना गंवाते हुए वो सभी दोस्त वहाँ चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर सा इग्लू का घर होता है और उसके बाहर एक बूढ़ी माँ जी बैठी होती है। वो सभी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस समय यहाँ क्या करने आए हो? कोई समस्या है? फिर कालू और गौरी बूढ़ी माँ जी को सारी बात बताते हैं। अच्छा, मैं समझ गई। तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? आओ अंदर आ जाओ तुम सब। फिर वो सब अंदर आ जाते हैं। अरे वाह 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 माँ जी, ये तो बहुत बड़ा घर है। क्या इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। ऊपर वाले ने किसी तरह की कमी तो नहीं दी, लेकिन मेरे घर वाले, मेरा पूरे का पूरा परिवार एक बाढ़ में बह गया था। ओहो माँ जी, बहुत दुख हुआ, हमें बहुत दुख हुआ आपकी ये कहानी सुन के। बस बेटा, क्या किया जा सकता है। चलो मेरी छोड़ो, तुम सब ऐसा करो, दूसरे कमरे में आराम करो। मैं तुम्हारे लिए थाली लगाती हूँ। तुम सब बहुत थके हुए लग रहे हो। ऐसा करो, खाना खाने के बाद आज यहीं सो जाओ। रात भी बहुत हो गई है। तुम लोग कल अपने घर को चले जाना। ये लो, गरम गरम खाना खा लो। तुम लोग ऐसा करो, खाना खा के यहीं सो जाओ। सभी पक्षी खाना खा के सो चुके होते हैं, लेकिन मिठू तोते को तो नींद ही नहीं आ रही थी। मिठू तोता दूसरे कमरे में जाके देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। हा 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 हा, अब ये लोग मेरे बंदी बन के रहेंगे। मैं इनको अपनी तलिस्माती पिंजरे में बंद कर दूंगा। हो और फिर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। हो। वो बूढ़ी चिड़िया नहीं बल्कि एक विशाल जिन होता है। मिठू तोता फौरन ही जाता है और अपने साथियों को जगाता है। बस फिर देर ना करते हुए सारे पक्षी वहां से तेजी से उड़ जाते हैं और वो तो इतना तेज उड़ते हैं कि वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते और दौड़े दौड़े अपने घरों को लौट आते हैं। इस तरह उनकी जान बचती है।